मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपको अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रयोग करूँगी, प्रदर्श रखूँगी। इसे आप देखेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने लिटमस पत्र को देखा था, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, और उससे कैसे हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं ये आपने सीखा था। आज हम एक नया पत्र लेकर आपके सामने आए हैं। यह है पीएच पत्र। ये क्या है? इसे पीएच पत्र कहते हैं और इसके बारे में ही आज हम लोग सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा एक प्रयोग आप लोग अभी देखेंगे। यह एक पीएच पत्र है और मैंने परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है और आप अब इसकी प्रतिक्रिया देखेंगे कि यह क्या करता है। यहाँ देखें ध्यान से। यह तुरंत जैसे इसके अंदर मैंने डाला, यह बहुत तेज़ी से गहरे लाल रंग का हो गया है। तो पीएच पत्र से हमने स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स कहलाते हैं, खनिज अम्ल, H2SO4, HNO3, HCl, इन सब की पहचान करेंगे तो हम देखेंगे कि गहरे लाल रंग का यह प्रदर्श दिखाएगा। और भी हम ज़रा ज़्यादा इसको डिप करते हैं, आप देखेंगे कि यह पूरा ही एकदम लाल हो रहा है। यह आपके सामने है, आप इससे पहचान कर सकते हैं कि यह खनिज अम्ल है, H2SO4 है, ये तनु है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट लेकर आप आसानी से इन सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। एक परख नली है जिसको हमने टोंग्स की सहायता से दबाया है और इस तरह से हम लोग रखेंगे और तब इसमें कोई सॉल्ट वगैरह सीखेंगे तब उस समय इसका उपयोग होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मिथाइल ऑरेंज। आप नाम देख रहे होंगे और इसका कलर नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज है। तो ये हल्का ऑरेंज कलर होता है और यह चेंज करता है जैसे जैसे अगर आपने अम्ल में डाला और या फिर आपने क्षार में डाला, तो इस तरह से ये आपको आगे दिखलाएगा कि ये कैसे एक्शन करता है। अब ये दूसरा है मेरे पास फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन। ये दोनों आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आगे आपको बहुत सारा यही दोनों के साथ काम करना होगा। ये है फेनोल्फथालीन, देख रहे हैं, इसका रंग नहीं है, कलरलेस रहता है, पानी जैसा ही रहता है, लेकिन ये कलर चेंज कैसे दिखाएगा ये आप जब टाइट्रेशन सीखेंगे तभी आप इसको पहचान सकेंगे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाना जाता है इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के द्वारा। क्लीन कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। आपने देखा कि यह NaOH और HCl से NaCl और H2O बना है और इसमें धनायन और ऋणायन की चेंजेस हुई, अदला बदली हुई और लवण और जल बना दिया गया है। यहाँ ये प्रबल क्षार और अम्ल होने के कारण यह उदासीन लवण बनते हैं। इनका पीएच क्या होगा और इन लोगों का पीएच क्या होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सोरेनसेन नाम के ये डैनिश केमिस्ट जो है, इन्होंने क्या बनाया, पीएच स्केल। इसका अर्थ होता है कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का स्केल। पी से हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंज। क्या कहते हैं, पोटेंज, यानी हिंदी में हम कहेंगे तो यह शक्ति का सूचक है, यानी सांद्रता कितनी ज़्यादा है। इसका अर्थ होता है कि कितना रेडिली, कितना जल्दी से वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल कहेंगे। तो इस जो कमज़ोर अम्ल हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कम दे सकता है और उसकी सांद्रता कम रहती है। तो इसी स्केल को हम लोग आज समझेंगे। तो आपके सामने एक मैंने यह
दिखाने का प्रयास किया है एक ग्राफ के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं यह स्केल है, ये क्या है, यह एक स्केल है। यहाँ बीच वाला है 7, जिसे उदासीन कहते हैं, जो अभी मैंने बताया कि जब पीएच पत्र हल्का पीला हरा टाइप होगा तो उसे हम उदासीन कहेंगे। लेकिन इधर अभी मैंने एक H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखलाया था, तो वो दिखाया कि बहुत ही जल्दी तुरंत रेडिली उसने कलर बदला। तो इसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से इधर जब आप बढ़ते हैं 0 की तरफ, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है। तो ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 7 के जस्ट बगल में जो रहेगा उसका बहुत ही कम अम्लता होगी, और ज्यों-ज्यों ये इधर बढ़ते जा रहे हैं त्यों-त्यों इसकी अम्लता बढ़ती जाती है। यानी हाइड्रोजन आयन तुरंत विस्थाप्य होगा तो सांद्रता बहुत ही ज़्यादा है। अब इधर का आप देखें 14 तक, तो बीच में 7, इधर 0, इधर 14। ये है बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, यानी OH जो मूलक है यह ज़्यादा बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं ये बढ़ते गया। तो ये यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हुई और OH में वृद्धि हुई, यानी बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति हुई। तो अगर हम NaOH का जांच करते तो हम उसी तरह से देखते कि तुरंत हमको डार्क बैगनी कलर आ गया, जो 14 होने का pH वैल्यू 14 होने का यानी हाईएस्ट होने का यह पहचान करता। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आगे जो हमारे जीवन में हम लोग जो खाते पीते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे pH का मान होता है। तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने से भी, और अपने से जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आप सबसे पहले तो अपने लार जो मुंह में खाने से पहले बना और खाने के बाद बना, फिर नींबू का रस या कोई पेय जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, और एक 1 मोलर NaOH और 1 मोलर सॉल्यूशन HCl, ये आप लेंगे और इसका अलग अलग कलर आप देखेंगे अलग अलग pH पत्र पर। तो आप देखेंगे कि खाना खाने के पहले हमारा कुछ अल्कलाइन रहता है, 7 से थोड़ा सा अधिक रहता है, और खाना खाने के बाद हमारे मुंह में एसिडिक हो जाता है वातावरण, यानी कि बैक्टीरिया थोड़ा एक्टिव हो जा सकती है और आपके दंत को क्षय कर सकती है। तो इसीलिए मुंह को अच्छे से साफ करना खाना खाने के बाद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नींबू का रस आप देखें, यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें 2.2 इसका आ रहा है। और ये जो पेय जो आप पीते हैं कोको कोला वगैरह, तो वो थोड़ा सा हल्का सा अम्लीय रहता है, कार्बनिक अम्ल पिछले कक्षा में मैंने बताया था, जो लगभग 6 है, यानी 7 से थोड़ा सा कम है। फिर आप देखें गाजर का रस, यह थोड़ा और अम्लीय है, 5.6 है, यानी थोड़ा सा यह अम्लीय है, लेकिन हमारे भोजन का भाग है। ज़्यादातर अम्लीय चीज़ हम लोग खाते हैं, बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो है वो थोड़ी अम्लीय होती है, जैसे आंवला है, गाजर है, नींबू है, बहुत सारे संतरा है। इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए pH कैसे कैसे रंग बदलेगा, इसके लिए हमने ये सारी सामग्रियां ली हुई हैं। लार अपने मुंह का खाना खाने के पहले, लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, आपने कोई कोको कोला वगैरह आप पीते हैं तो वो, गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, और 1 मोलर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 1 मोलर सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके लेबोरेटरी में मिलेगा। तो ये सब तो आपके घर में ही होता है, आप इसकी जांच करेंगे। तो मैंने यहाँ सबका pH आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसको देखें आप कि ये pH जो है खाना खाने से पहले हल्का सा अल्कलाइन रहता है और खाना खाने के बाद ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है। तो हमारे मुंह का वातावरण भोजन के बाद बैक्टीरिया ये सब एक्टिव होती है
दांतों के बीच फंसे हुए भोजन को वो बदलती है और डिस्पर्क भोजन अपना वो करती है, जिसमें कि वह कुछ एसिड उत्पन्न करती है। इस तरह से हमारे अंदर ये एसिडिक मीडियम हमारा हो जाता है। इसके बाद नींबू का रस आप देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, तो उसका 2.2 है, यानी कि जो चूँकि हम लोग खाते हैं तो इसलिए वो अम्ल जो है, जो मैंने 3 का नाम लिया था, HCl, H2SO4, HNO3, ये तो हम लोग अगर पी लेंगे तो मर जाएंगे, तो उसे जस्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कि खट्टा काफ़ी लगता है, तो हम लोग बहुत थोड़ा ही ये प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अब पेय पीते हैं वो कार्बनिक अम्ल है, आपको मालूम है, मैं पिछले क्लास में बताई थी। यह 7 से थोड़ा सा कम है, यानी ये हमारे लिए अच्छा पेय है। फिर गाजर का रस है, ये एसिडिक है, मैंने अभी बतलाया कि जो भी फल वगैरह है उसमें अधिकतर हम अम्लीय फल ही खाते हैं, हमारे भोजन का यह इम्पॉर्टेंट भाग है। फिर दही है, इमली है और आंवला है, ये सब तो काफ़ी खट्टा है। संतरा, नींबू, टमाटर, एप्पल्स, ये सब हमारे भोजन का भाग है और ये सब अम्लीय ही है, लेकिन बहुत ही हल्का है, यानी 7 से थोड़ा थोड़ा कम रहता है, जो हम आराम से खा सकते हैं। इसके बाद ये कॉफ़ी है, इसका भी 5 है, यह भी अम्लीय है। टमाटर का रस थोड़ा और भी खट्टा होता है, 4.1 है। और नल का जल, आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर स्टैंडर्ड जल होता तो 7 होता, लेकिन वो तो होता नहीं है, तो जनरली आपको जल जो नल में मिलेगा वो 6.5, यानी हल्का सा एसिडिक से थोड़ा सा एल्कलाइन मिलेगा। तो हल्का एल्कलाइन हो तो हमारे लिए वो जल ही अच्छा माना जाता है। तरह से यह एक लेवल में, क्योंकि हर जगह जल थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है, तो 7 तो उदासीन है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो हमको नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा अम्लीय, और 8.5 मैक्सिमम तक नल का जल होगा तो ठीक ही माना जाता है, और यही हमको प्रायः प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग 1 मोलर सॉल्यूशन NaOH। मैंने बताया आपके इसके बारे में कि यह प्रबल क्षार है, और ये 1 मोलर HCl है जो कि प्रबल अम्ल है, तो इसका 0 है और इसका 13 है, यानी 13-14 के बीच में काफ़ी, अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, यह मैंने आपके लिए निकाला है, एक्चुअली आपको निकालना चाहिए था। अब इसको देख देख कर आप इसका पत्र जो आप लें और इसको रंग बनाएं कि कैसा कैसा रंग ये सारा चीज़ आपको देता है, और तब पदार्थ की प्रकृति लिखें। तो मैंने आपको बताया कि 7 से नीचे जितना है वह सब अम्लीय प्रकृति है, और 7 से ऊपर जो भी है वह क्षारीय प्रकृति है। ये आप लोग समझ गए हैं। तो हमारा जो शरीर है जिसमें रक्त है, रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। हमारे शरीर का वातावरण भी pH मान पर बहुत ही निर्भर करता है, और 7.1 जनरली हमारे रक्त का pH होता है, तो हमारा शरीर जो है वो 7.45 तक मैक्सिमम इसी में काम करता है, यह हमें याद रखना चाहिए। लेकिन मुंह में भी थोड़ी अम्लता होती है, और हमारे स्टोमक में भी आपको बताया गया होगा कि यह HCl है, जो कि इनऑर्गेनिक अम्ल है, खनिज अम्ल है, तो लेकिन यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर आपने अधिक खाना खाया तो फिर उसकी अम्लता बढ़ती है। तो पाचन में pH का बहुत ही, आप पाचन पूरा तंत्र जब पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे कि pH का मान थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग समझें कि मुंह में 6 टाइप से लेकर 7.45 तक कंप्लीटली हमारा pH बॉडी में चलता है। लेकिन हमारा रक्त वहन करता है सारी चीज़ों को, तो वो हल्का सा क्षारीय है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। 7.1 से 7.45 तक ही हमारा सारा कार्य अच्छे से होता है। तो अब यहाँ आप एक मैंने स्केल बनाया कि अलग अलग चीज़ कैसा कैसा देगा। तो गैस्ट्रिक जूस में मैंने अभी बताया कि HCl है तो एकदम गहरा लाल देगा, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए। फिर लेमन जूस है तो लाल से हल्का सा
दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको कि लाल में थोड़ा हल्का सा आ रहा है ऑरेंजिश। और फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 7 है, ये प्योर वाटर है, वो प्योर वाटर में आप देंगे पीएच पत्र को तो वो हल्का पीला हरा टाइप का दिखाई पड़ेगा। अब यहीं से ये वृद्धि करेगा हल्का ब्लूइश और फिर बाद में गहरा बैगनी की ओर जाएगा। तो जब हम भोजन में हम अधिक खा लेते हैं तो अम्लता बढ़ती है, तो उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अल्कलाइन, ये 10 नंबर पर आप देख रहे हैं, इसका उपयोग करने से हमारा भोजन का जो पाचन है वो सही हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। यहाँ 13-14 के बीच में आप देखिए NaOH, ये स्ट्रॉन्ग है एकदम, तो यहाँ एकदम बैगनी कलर आपका हो गया है। अब हम लोग जो जो खाना खाते हैं वो सब क्या क्या खाते हैं? सिरका खाते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल है, संतरा साइट्रिक अम्ल है, इमली टार्टरिक अम्ल है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है, खट्टा दूध दही ये लैक्टिक अम्ल है, नींबू साइट्रिक अम्ल है, चींटी का डंक, चींटी भी काटता है तो बहुत ही ज़ोर से तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसमें अम्ल उत्पन्न होता है मेथनोइक अम्ल। और एक है नेटल का डंक। नेटल एक पत्ता होता है जिस पर बहुत ही ज़्यादा कांटा जैसा रहता है, जो आपके हाथ में लग जाएगा तो बहुत ही तकलीफ होगी। मेथनोइक अम्ल उसमें भी है और उसको ठीक करने के लिए प्रकृति में नेटल पौधा के बगल में एक डॉग पौधा भी रहता है जिसका पत्ता उस पर मल देने से आराम हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमारे आसपास है, हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से देखें समझें तो हम बहुत ही कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। अब है कि दैनिक जीवन में हमारा पीएच का महत्व क्या है, मैंने अभी दंत क्षय और पाचन वगैरह बताया आपको। अब है कि पौधे और पशु पीएच के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि जैसे वो जंतु हैं, जैसे हम जंतु हैं, तो हम उनका भी शरीर उसी ढंग से काम करता है। तो अगर जल में, खास करके जल में अगर हमने गलत चीज़ डाला तो वो जल की प्रकृति खराब हुई, तो उस समय जलीय पौधे और पशु को बहुत ही ज़्यादा उनकी संवेदनशील होने के कारण पीएच का थोड़ा भी वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो वो मरने लगते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल में पीएच का जो स्केल है वो काफ़ी 6.5 से लेकर के ही जो यहाँ मैंने लिखा है इसी बीच में रहना चाहिए, तो हमारा जलीय जीव जंतु आराम से रह सकता है। फिर मिट्टी का भी पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, तो वहाँ पर हमको क्या उगाना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जैसे अम्लीय मिट्टी होती है, इसकी आप जांच करेंगे, मिट्टी ले जा करके आप उसकी जांच कराएंगे, तो आपको अगर अम्लीय मिला है तो आप उसमें चूना, कैल्शियम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बहुत पीस करके अगर आप उसमें मिट्टी में छिड़काव करते हैं, मिलाते हैं, तो आपकी मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है और उसमें आप उगा सकते हैं सही से कोई भी फसल। इसी तरह से मिट्टी अगर अधिक क्षारीय है, अगर क्षारीय है तो भी हमको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उस समय हम जिप्सम डाल करके, जो कैल्शियम सल्फेट वगैरह है, सल्फेट मोस्टली डाल करके हम उसका पीएच को सामान्य करते हैं। तो मिट्टी भी, क्योंकि जड़ जमीन में ही है और पौधा उगेगा, जड़ तंत्र, तो इसके लिए शुरुआत में ही अगर अम्लता और क्षारकता की गड़बड़ी होगी तो हमारा पौधा सही से उगेगा नहीं। तो अब है कि कुछ पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से भी हमको आत्मरक्षा करनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ये नेटल का डंक वगैरह के बारे में। तो दैनिक जीवन में इन चीज़ों का आपने महत्व समझा। पीएच स्केल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस इन्वायरमेंट में सारे जीवों को सफलतापूर्वक अपना जीवन चलाने के लिए पीएच स्केल का बड़ा महत्व है। अब हम लोग आगे लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग लवण पढ़ेंगे। जैसा आप समीकरण देखे थे कि NaOH प्लस HCl बराबर सोडियम क्लोराइड और जल,
यह सबसे साधारण एक समीकरण है जिसमें प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलकर एक उदासीन लवण बनाते हैं, जिसे साधारण नमक सोडियम क्लोराइड हम लोग के घरों में खाने में ये हमारे लिए एसेंशियल है। हमारे भोजन का ये सबसे एक तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप लोग सब लोग रोज़ ही नमक खाते हैं, सबको पता है। तो इसी लवण, अब ये केवल हम लोग को लगता है ऐसे कि वही एक लवण है, तो ऐसा नहीं है। जो भी क्षार और अम्ल प्रतिक्रिया करके बनाएंगे उसे हम लवण कहते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर लवण अभी आपके सामने मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आप पहचाने इसे। यह नमक, यह भी एक लवण है। ये कौन सा लवण है? तो इसे हम कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर रंग है, आम भाषा में इसे नीला तूतिया कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें रवाकरण का जल भी है, इसीलिए एक क्रिस्टल है और कलर्ड है। इसको अगर हम हीट कर देंगे, आप लोग की लैबोरेटरी में आप लोग को हीटिंग इफ़ेक्ट लवण का सिखाया जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि जब आप हीट करते हैं तो इसका रंग निकल जाता है, ये रंगीन हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि यह जो कलर इसको प्रदान किया गया है और क्रिस्टल रूप, रवा रूप जो दिख रहा है, यह है इसमें 5H2O जल की मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ अटैच हैं। तो लवण में हम लोग जल को भी साथ में सूत्र में लिखते हैं, तो जैसे CuSO4 और डॉट देकर 5H2O। तो ये कलर बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आगे करेंगे इसको लेकर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा लेबोरेटरी का एक पदार्थ है। जैसा कि आपको मैंने बतलाया था कि आपने देखा ये प्रबल क्षार है NaOH, और ये अम्ल है, यह भी प्रबल अम्ल है, और इससे एक उदासीन लवण सोडियम क्लोराइड बना है और जल का निर्माण होगा। तो यह एक जनरल समीकरण आप लिख लें कि क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण और जल। यहाँ आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव रेडिकल है और क्लोरीन जो है वो निगेटिव रेडिकल है, तो वो एक ज्वाइन करके आयनिक बंधन बनाकर ये लवण का निर्माण करता है। बाकी H और OH मिलकर जल बनाते हैं। तो लवण, अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के लवण हो सकते हैं। तो जैसा कि आप समझे कि हर लवण का फर्स्ट भाग जो होगा वह एक धातु होगा, और दूसरा जो कोई भी अम्ल का जो दूसरा भाग है वो अधात्विक रहता है, वो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं NaCl, इसकी पहचान मैंने आपको करा दी। अब दूसरा देखिए आपके NO3, पोटाशियम है और NO3 एक समूह मूलक है। तो ये कहाँ से मिला है? ये HNO3 से मिला है। फिर आप देखें AlCl3, ये एल्युमिनियम है, तो यह प्रथम भाग है, ये धातु है, और दूसरा क्लोराइड आयन है। यह चूँकि वैलेंसी में ये 3 आना चाहिए इसलिए Cl3 है, AlCl3। फिर आप देखें ZnSO4, ये सल्फेट मूलक है जो कि अम्ल से आया है H2SO4 से, और जिंक जो है वह क्षार से आया है। फिर COSO4 तो मैंने अभी आपको दिखलाया। अब आप देखें यह एक का जो है, यह हमारा लवण जो है यह मिला है हमको कमज़ोर जो अम्ल है उससे मिला है। यह CH3COONA यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल है, और यह जब NaOH से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम मिला है, और बाकी जो पार्ट है वो CH3COONA वो उसको कार्बनिक जो अम्ल है उससे प्राप्त हुआ है। यह सोडियम एसीटेट कहलाता है। फिर आप देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये बड़ा कॉमन है, धोने वाला सोडा है। और दूसरा एक बहुत ही कॉमन चीज़ है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह भी हमारे घर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका भी, ये धोने वाला सोडा और ये खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। और ये हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, डोसा या इडली वगैरह, या फिर कोई बड़ी पकौड़ी, ये सब में थोड़ा हम लोग डालते हैं तो स्वाद भी अच्छा होता है और अच्छा से
फूलता है, तो यह हमारा बेकिंग सोडा हमारे खाने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये सारे लवण हैं, ये आपने देखा तरह तरह से इसके मूलक है। ये क्लोराइड है, ये नाइट्रेट है, ये क्लोराइड है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, यह एसीटेट है, ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे और इसमें मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आप इसको अपने से बनाएंगे और इसकी पहचान करके आप लिखेंगे कि इसमें पीएच पत्र से आप इसको करेंगे और फिर आप लिखेंगे कि यह किस अम्ल से मिला और किस क्षार से मिला। तो जैसा आप देख रहे हैं NaCl, यह उदासीन पीएच इसका होगा और ये HCl से और NaOH से मिला। KNO3 अम्लीय है, यह किससे मिला? HNO3 और KOH से मिला। AlCl3 यह उदासीन, ये भी माना जाता है, ये HCl और AlOH3 क्षारक से मिला। ZnSO4 अम्लीय है और प्रकृति इसकी ये H2SO4 और ZnOH2। यहाँ आप देख रहे हैं कि H2SO4 बहुत प्रबल अम्ल है और ये बहुत ही दुर्बल क्षार है, कमज़ोर क्षार है, इसीलिए इसमें ये जो लवण बने इसमें अम्ल दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा, ये अम्ल है, अम्लीय है ZnSO4। इसी तरह ये CaSO4 भी अम्लीय है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना और इसका जो क्षार है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए ये अम्लीय हो गया। फिर आपने सोडियम एसीटेट देखा, तो ये क्षारिकीय प्रकृति है क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर अम्ल है और NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मैंने बार बार बताया है। तो इसी तरह Na2CO3 और NaHCO3 आपने दोनों क्षारकीय है क्योंकि इसका अम्ल कार्बनिक अम्ल बहुत ही कमज़ोर अम्ल है और इधर आपने स्ट्रॉन्ग क्षार देखा। तो इस तरह से अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो उदासीन होगा और अगर एक अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा और क्षार कमज़ोर होगा तो अम्लीय होगा। इसी तरह अगर क्षार स्ट्रॉन्ग होगा, अम्ल कमज़ोर होगा तो ये क्षारकीय प्रकृति दिखाएगा। तो इस तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की जो बनेगी वो क्षारक प्रकृति होगी और प्रबल अम्ल और कमज़ोर क्षार से बनेगी तो वह अम्लीय प्रकृति होगी। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब यह उदासीन होगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होंगे, इनका पीएच मान 7 से कम होगा। आप लोग समझ गए हैं कि 7 से कम सभी अम्लीय हैं और 7 से अधिक क्षारकीय हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवण क्षारकीय प्रकृति के होंगे और इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब यहाँ मैंने कुछ रवा जल वाले क्रिस्टल्स आपके सामने रखी हूँ। एक तो मैंने आपको दिखाया था CuSO4 5H2O, दूसरा भी बड़ा कॉमन है Na2CO3 10H2O और एक CaSO4 2H2O। ये सब बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे धोने वाला सोडा अगर आपने बाहर में रख दिया तो वो पसीज जाता है, तो उसका जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कुछ हद तक बाहर निकल जाता है। बरसात के दिनों में ये सब हम लोग खास देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक जो NaCl है वो बहुत सारे रसायन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ माना जाता है। तो ये क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में और इंडस्ट्री में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इन सब यौगिकों के बारे में, गैस के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। साधारण नमक से बनाने वाले जो भी हमारे यौगिक हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में अब हम जानने जा रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसा आपने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षार है और इसका अनेक उपयोग है। तो यहाँ ये कैसे बनाया जाता है, इसको मैंने एक समीकरण से आपको दिखलाया कि NaCl जो है वो आयनिक बंधन है। यहाँ मैंने दिखलाया था। तो NaCl एक आयनिक बंधन का यौगिक है, यह जल में घुलकर तुरंत आयंस देने लगता है। तो इसीलिए अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस तो मिलता ही है, साथ में जो बच गया वो सारा घोल जो है वो NaOH है। तो NaOH का निर्माण इस अभिक्रिया में होता है। यह मैंने एक चार्ट के द्वारा हल्का सा बनाकर आपको दिखाने का प्रयास की हूँ। ये सॉल्ट है NaCl,
कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिला और एनोड पर क्लोरीन मिला, और ये विलयन जो बचा वह NaOH हो गया। तो ये आप 3 चीज़ देख रहे हैं। ये बहुत ही हमारे पूरी जो हमारा जो अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, और इसमें इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और यह गैस, जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वह सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है बहुत सारे चीज़ों को बनाने में, खास करके हाइड्रोजनेशन, जो तेल को घी बनाते हैं यह हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही बना सकते हैं। यहाँ तक क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं कि क्लोरीन से हम घरेलू स्वच्छता, कीटनाशक, रोगाणुनाशक इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। फिर NaOH जो है वह धोने के लिए, जो बहुत ग्रीस, गंदगी ये सब होगा तो उसको धोने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और भी इसके काम है, ये आप लोग देखेंगे अपनी किताब में। तो अब आप देखें कि ये H2 और Cl2 मिलकर HCl एक बहुत ही बड़ा अम्ल का निर्माण किया, और विरंजक चूर्ण भी यह बनाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना होगा, ज़्यादा नाम ब्लीचिंग पाउडर ही सुना होगा। इसका जो यौगिक है उसे CaOCl2 कहते हैं। इसमें क्लोरीन भी नेसेंट है एक्चुअली में, नवजात, और ऑक्सीजन भी नवजात है। और यह बहुत तेज़ी से सफाई, जल की सफाई, घर की सफाई, कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक जो भी चीज़ होगी इसके लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल भी इसका काम है, और हमारे घरों में इसका बहुत ही बड़ा काम है। तो ये व्यापारिक महत्व का भी ये यौगिक है। ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमको तुरंत विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होगा, CaOCl2 और प्लस H2O। इसका उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में जनरली विरंजक करने के लिए, कलर को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका काम होता है। और हमारे घरों में जो जल आता है उसको साफ़ करने के लिए, टंकी में है तो गंदगी हुआ है तो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में घर का सफाई भी, लोग गंदा एरिया को ब्लीचिंग पाउडर ये सब छींटकर और उसको रगड़ते हैं तो सारा स्वच्छ हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण हमारे जीवन में, हमारे घरों में, सबके घर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आसपास के पदार्थों को देखेंगे, अपने घर में ही देखेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप पहचान करें और जिसको आप समझेंगे तो आप केमिस्ट्री खूब अच्छे से सीख सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो है, ये है बेकिंग सोडा। अभी मैंने बताया कि आपको डोसा, इडली खाना है, पकौड़ी खाना है, बड़ी खाना है, तो इसमें फुलाते हैं थोड़ा सा, केक बनाना है, बेकरी करना है तो हमको थोड़ा सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा। ये हमारा खाने के लिए, मीठा सोडा भी इसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या करता है, तो इसमें अभी हम लोग इसको सीखेंगे। पहले ये कैसे बना, तो ये NaCl, फिर मैंने कहा कि साधारण नमक बहुत सारी चीज़ों का कच्चा पदार्थ है, H2O, CO2 और अमोनिया गैस NH3। इसको करने से आपको मिला है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह हमारे लिए बहुत ही खाने पीने के लिए हमारे लिए व्यापारिक महत्व है, क्योंकि केक, बिस्किट ये सब बनाना तो बहुत बड़ा महत्व का चीज़ है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, और घरेलू हमारे जीवन का भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। तो इसमें जब आप बाज़ार से लेंगे तो सिर्फ सोडा नहीं रहता ये खाने वाला, बल्कि थोड़ा सा टार्टरिक एसिड हल्का सा मिलाया रहता है, जिससे उसे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो ये जल्दी से ये अभिक्रिया कर देता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। आप केक खाते हैं, डोसा खाते हैं, आप देखेंगे पूरा छेद है उसके अंदर, और बहुत ही हल्का लाइट वो खाना है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके निकलते रहता है उस खाने की सामग्री से, और पूरा पोरस, छिद्र कर देता है,
और जिससे कि बहुत ही हल्का, लाइट और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और बहुत ही टेस्टी भी है, क्योंकि आपने थोड़ा सुगंधित सोडा डाला तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी आ गया है। तो यहाँ मुख्य बात क्या है कि आपसे कोई पूछे कि होता क्या है, तो इसमें CO2 गैस हर पोर से, खाने का जो आपने रखा है, जो एक बना करके केक का ये मटेरियल एक बर्तन में, उसमें जब आप इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब निकलती है और पूरा छेद छेद हो जाता है और लाइट हो जाता है, फूल जाता है, हल्का हो गया, लाइट हो गया, फूल गया और टेस्टी हो गया। अगर वो नहीं होगा तो वो कच्चा लगेगा और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। अब दूसरा है कि अगर आपका ज़्यादा खाना खाया जब तो आपका अम्लता बढ़ गया, तो उस समय एंटासिड के रूप में भी आप थोड़ा सोडा, मीठा सोडा खा के पानी में घोलकर तबीयत ठीक हो जाएगी। अब इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इसका महत्व है, जो हम लोग देखेंगे अग्निशामक। सबके घर में आजकल बड़े बड़े अपार्टमेंट सब में, ऑफिस सब में एक लाल रंग का किनारे पर एक बोतल जैसा लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे। वो है क्या? तो जल्दी से आग बुझाने के लिए हम लोग तुरंत जब हम फायर वाला बुलाएंगे उससे पहले ही हम अपने घर में कर लेंगे। तो इसके लिए है कि यह एक बोतल है, धोवन बोतल इसे कहते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लिए और एक नली, ज्वलन नली जैसे टेस्ट ट्यूब जिसको कहते हो, उसमें डाइल्यूट H2SO4 लेकर एक धागा से लटका दिए हैं। ये हमारा नॉर्मल टंगा हुआ है, लेकिन जब आग लगेगी तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको टेढ़ा कर देंगे और टेढ़ा करते ही ये H2SO4 ये NaHCO3 से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेज़ी से एकदम दूध टाइप से, फ्यूम्स टाइप से जल्दी जल्दी निकलने लगती है और वहाँ पर जो आग लगी है उसको तुरंत बुझा देती है। तो हमको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, हर जगह सावधानी का प्रयोग करना है। अब जब फायर वाले को बुलाएंगे उससे पहले हम खुद ही इसको कर लेंगे। तो यह अग्निशामक के बड़े जब स्केल पर है तो इसका यहाँ उपयोग है। आप इसको अपने घर में आसपास में ये बोतल आप ज़रूर देखे होंगे। अब है चौथा, धोने वाला सोडा। जैसा आप जानते हैं जो भी सर्फ साबुन आप उपयोग करते हैं, सीधे सीधे सोडा भी मिलता है, वो काफ़ी सस्ता रहता है, अच्छा नहीं रहता, रंग सबको ख़राब करता है। लेकिन फिर इसमें ये लवण है, मैंने आपको बताया था, इसमें एक डॉट डालकर 10H2O। अब इसका 10H2O का 9H2O जो है वो बहुत आसान से पसीज के निकल जाता है, इसीलिए हमको हमेशा इसको डब्बे में बंद करके रखना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यह अगर पानी में इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यह क्रिस्टल हमको मिलेगा, Na2CO3 10H2O पुनः मिल जाएगा। इसका उपयोग क्या क्या है, तो कांच में, साबुन और कागज़ उद्योग में, ये सब बनाने में इसका बहुत बड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3 का उपयोग है। फिर बोरैक्स भी टेस्ट आप लोग लेबोरेटरी में करेंगे, तो इसको भी बनाने में सोडियम कार्बोनेट का बड़ा काम है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि घर में साफ़ सफाई के लिए हम लोग बहुत ही इसको ज़रूर ही उपयोग करते हैं। और जल में स्थायी कठोरता अगर होगी तो उसको भी हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब आप लास्ट आ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप आजकल देख रहे हैं कि घर सबको भी चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, हड्डी टूटा हुआ देखे होंगे लोगों को, उसको बड़ा बड़ा प्लास्टर चढ़ाया हुआ है, ये देखे होंगे। या फिर खिलौने प्लास्टर ऑफ पेरिस के, बहुत चिकना उसका सतह होता है, इससे बहुत ही सुंदर खिलौना बनता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जूटा रहता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग बनाते कैसे हैं, तो यही CaSO4 2H2O ये हमारा लवण है। इसको 373 केल्विन तापमान से जब हीट करते हैं तो यह 2H2O ब्रेक करके आधा H2O इसके साथ जुड़ जाता है, हाफ H2O, और यह जमने वाला जो काम है यह इसी तरह से होता है और 1.5 H2O बच गया है। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये थोड़ा देर में ख़राब हो जाता है, इसलिए तुरंत आप देखेंगे कि इसको काम करता है, नहीं तो बाद में वो ऐसे बेकार सा चीज़ हो जाता है। ये कहाँ मिलता है ये भी आप लोग सीखें।
तो ये पेरिस नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ये CaSO4 जो है, ये जिप्सम, ये वहाँ पहाड़ है पेरिस में, और इसी से इसका नाम पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस चैप्टर को, मैंने कोशिश किया है, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा सा अपने से भी दैनिक जीवन में, आपके लाइफ में जो भी सामग्री सब है उसको इकट्ठा करें और पीएच पत्र लें और लिटमस पत्र लें, और ये सब आप अपना लैब में जाएं तो आपको बहुत ही केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा और आप सब कुछ अच्छे ढंग से सीख पाएंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है और इसका कैसे उपयोग करते हैं, ये लवण है, इसमें कलर है, क्यों है, और यह किस किस तरह से इसका उपयोग हो सकता है। तो बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोग इसको अपनी किताब खोलेंगे और इसमें बहुत सारा इक्वेशंस होगा, बहुत कुछ इसमें होगा जिसको कि आप लोग अपने से बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट इसको बहुत ही आसानी से आप घर में भी, क्योंकि घर में ही बहुत सारा सामान है, आप इसका पीएच स्केल बनाएंगे ऐसा हम, और एग्ज़ाम में भी पीएच स्केल पर तरह तरह का जो सामान है उसके कैसे कलर वो देंगे यह पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है।
इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का, उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है।
डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।